हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के हिस्ट्री का बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रीयवाद का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लें, और इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक भी मिला रहेगा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और इसके प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट से भी जाकर आप आसानी से इसके बारे में देख सकते हैं, इससे आपको देखने में सुविधा होगा। तो हम लोग देखते हैं इसके हम लोग कल तक पढ़े थे बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क ने लौ रक्त एवं लौह की नीति अपनाया, यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। इसके आगे हम लोग आज जानते हैं। कह रहा है कि बिस्मार्क ने लौ और रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। इसका अर्थ था रक्त एवं लौह नीति का कि एक ही उपाय है जर्मन का एकीकरण करने का, मात्र एक ही उपाय बचा हुआ, और वह उपाय क्या है? वह उपाय सैन्य है। यानी कि सैन्य तरीका से सैनिक को रखकर हम लोग क्या कर सकते हैं? सैन्य को बढ़ाकर ही हम लोग कर सकते हैं जर्मनी का एकीकरण। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य लागू कर दिया। उसने अपने देश में सैन्य को क्या कर दिया? लागू कर दिया कि अब सेना रहना क्या है? हो गया अनिवार्य हो गया। अब हर हाल में यहाँ का क्या होगा? यहाँ सेना रखा जाएगा, यह अनिवार्य हो गया था। कहाँ? जर्मनी में। ये किसने अनिवार्य किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। आप जैसा देख रहे होंगे बिस्मार्क को अब इस तरीक़े से उसने अपने देश के अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दिया। कालांतर में इसने 1830 के ऑस्ट्रिया प्रसा संधि का विरोध करना शुरू किया। इसने कालांतर समय से ही बिस्मार्क ने 1830 ईस्वी में ही ऑस्ट्रिया और प्रसा का संधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया और प्रसा में क्या हो गया था? संधि हो गया था। ये दोनों एक देश के एक साथ लड़ते थे। इसका विरोध किया कौन? जर्मनी के बिस्मार्क ने, जिसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण नहीं किया जाना था। इसमें लिखा हुआ था कि जब भी ऑस्ट्रिया और प्रसा में जो संधि हुआ था, उस संधि में लिखा था, संधि का मतलब होता है कि दो देशों मिलकर या दो राज्य मिलकर किसी पेपर पर कोई नियमों के अनुसार को हस्ताक्षर करना ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो कहा इसमें प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण नहीं था। कहा था कि जर्मनी का एकीकरण कभी भी प्रसा के नेतृत्व में नहीं होगा। इस संधि में लिखा था। लिख कर कौन दिया था? प्रसा। किससे? ऑस्ट्रिया से लिख कर दिया था। इसी को हम लोग कहते हैं संधि। इस कारण अब प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना जोर पकड़ने लगी। अभी प्रसा में क्या होने लगा? जर्मन का भावना जोर पकड़ने लगा। और जर्मन में क्या था? जर्मन में बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने इसका क्या किया? विरोध किया। और ये विरोध कहाँ चला गया? जर्मनी से प्रसा में ये विरोध बढ़ता चला गया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से प्रसा का सुदृढ़ीकरण किया, और इस कारण प्रसा ऑस्ट्रिया से किसी भी मायने में कम नहीं रहा। और ने यह जो था जर्मनी को क्या किया? बिस्मार्क ने सुदृढ़ किया। यानी कि कहने का मतलब अपना सैन्य शक्ति बढ़ाकर अपने देश को ताकत को क्या किया? बढ़ाया। और यह जब ताकत अपने देश के ताकतों को क्या किया? बढ़ाया, तो ये प्रसा से और ऑस्ट्रिया से कोई मामले में, सैन्य शक्ति के मामले में, राजनीति कूटनीति के मामले में, एक राष्ट्रीय का एकीकरण के मामले में, किसी भी मामले में कम नहीं था। कहता ना, हम किसी से कम थोड़ी ना हैं। उसी प्रकार से कौन बोला? जर्मन बोला, यानी बिस्मार्क बोला प्रसा ऑस्ट्रिया से, हम तुमसे भी कम नहीं हैं। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सविक और होल्स्टीनी राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। इसने क्या कर दिया जी? डेनमार्क पर हमला किया। डेनमार्क के यहाँ नहीं किया, उसने सेल्सोविक और होस्टिलिक राज्य में क्या किया? हमला कर दिया। क्यों वहाँ पर? तो यहाँ पर सेल्सोविक और होस्टिलिक में राज्यों में किसका नियंत्रण था? डेनमार्क का। यानी कि कहने का मतलब वहाँ नियंत्रण, वहाँ शासन कौन कर रहा था? डेनमार्क कर रहा था। और डेनमार्क में बिस्मार्क ने क्या कर दिया? डेनमार्क में नहीं किया आक्रमण, कहाँ? सेल्सविक और होस्टिलिन में। और ये होस्टिलिन पर कौन शासन कर रहा था? डेनमार्क। यानी कि यह समझा भी जाएगा कि किस पर हमला किया? डेनमार्क पर हमला किया गया।
तो करा कि डेनमार्क पर क्या कर दिया गया, हमला कर दिया गया। जीत के बाद सेल्सविक प्रसा के अधीन हो गया। और जीत हुआ, और जैसा ही जीत हुआ नहीं तो इस सेल्सविक किसके अधीन हो गया, प्रसा के अधीन हो गया। कराए होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को प्राप्त हुआ। आई होल्स्टीन किसके प्राप्त हो गया, ऑस्ट्रिया को, यानी प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर हमला किया सेल्सविक और होल्स्टन पर। और सेल्सविक प्रसा ले लिया और होल्स्टी कौन ले लिया, ऑस्ट्रिया ले लिया। क्योंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनी की संख्या अधिक थी, अतः प्रसा ने जर्मनी राष्ट्रीयवाद भावनाओं को भड़का कर विद्रोह फैला दिया। इसने क्या किया, यहाँ के राज्यों को भड़का दिया, और यहाँ भड़का कर जर्मनी की संख्या अधिक था। और यहाँ जो कहाँ जर्मनी की संख्या अधिक था, होस्टलिन में और सेल्सविक में जर्मन के लोग अधिक रहते थे। और प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवाद भावनाओं को भड़का दिया। प्रसा ही क्या किया, भड़काया। लेकिन प्रसा ही संधि किया था किससे, ऑस्ट्रिया से, कि मेरे नेतृत्व में यहाँ एकीकरण नहीं होगा। लेकिन कहा तो एकीकरण नहीं होगा, लेकिन ये भड़का दिया। अब भड़काने से यह तात्पर्य है कि भड़का कर कहने लगा, ये आगे सामने आकर नहीं। अब गांव घर में देखते होंगे लड़ाई होता होगा तो कोई सामने आकर उसका सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन पीछे से उसका सपोर्ट करता है। उसी प्रकार प्रसा सामने आकर सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन पीछे जिस तरीक़ा से चाइना ऑस्ट्रिया पाकिस्तान को सामने आकर नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन पीछे से सपोर्ट करता है। यही कारण है कि आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ में ईस्ट इंडिया को वीटो पावर नहीं मिला है। अतः प्रसा ने जर्मनी राष्ट्रवाद भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिससे कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। और अब इसको कुचलने के लिए जब वो वहाँ पर राष्ट्र भावना बढ़ गया, तो विद्रोह भी बढ़ गया। अब विद्रोह बढ़ गया तो अब ऑस्ट्रिया का सेना वहाँ विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, सैनिक था किसका, ऑस्ट्रिया का, क्योंकि उसका शासन उस पर किसका था, ऑस्ट्रिया का। तो सैनिक भी भेजेगा कौन, ऑस्ट्रिया। और उसी रास्तावा में जिस रास्तावा से जाएगा वो रास्तावा में कौन पड़ता था, प्रसा पड़ता था। क्षेत्र को पार करने हुए जाना था, यानी ऑस्ट्रिया को सेना को कहाँ से, प्रसा के क्षेत्र से वो रास्ता, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर प्रसा है, तो प्रसा है और यहाँ पर क्या है, जर्मन है। तो यहाँ से प्रसा के होते हुए जर्मन जाना पड़ेगा। तो वही जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, दोस्त से लड़ाई हो जाता होगा तो कहता होगा अच्छा चलो मिलो रोडवा पर बताते हैं। वही कौन सोचा, प्रसा के आइए हम आपका इंतज़ार करते हैं। और प्रसा ने ऑस्ट्रिया को ऐसा करने से रोका। अब प्रसा क्या किया, प्रसा ने ऑस्ट्रिया को कहा कि नहीं, तुम जाकर उसको विरोध को कुचल नहीं सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कौन बोला, प्रसा बोला। किससे, ऑस्ट्रिया से, क्योंकि ऑस्ट्रिया का सैनिक जा रहा था यहीं से, इसका रास्ता था हुआ करता था, वहाँ विरोध को कुचलने के लिए जा रहा था। और इसी को विरोध को कुचलने से कौन किया, मना किया। कौन, प्रसा मना किया। किसको, ऑस्ट्रिया को मना किया। जा रहा था कहाँ, जर्मन में जा रहा था। जर्मन के कौन से क्षेत्र में जा रहा था, होल्स्टीन में जा रहा था। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अब स्वाभाविक था। अब यानी कि इस नीति के अनुसार बिस्मार्क को क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा ऑस्ट्रिया से। परंतु वह ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी साबित करना चाहता था, और वो युद्ध करना नहीं चाहता था, वह सिर्फ यह साबित कर दे कि वह आतंकवाद है। जिस तरीक़े से भारत हमेशा पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन घोषित करना चाहता है, उसी प्रकार बस साबित कर देगा। तो जैसे ही भारत पाकिस्तान को आतंकवादियों का समूह का संगठन साबित कर देगा, उसी तरीक़े से उसी दिन से पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में पूरे राष्ट्र के न तो कारखाने जा पाएंगे, ना तो वहाँ से कोई उद्योग पर कर पाएगा, और उसके स्थिति क्या हो जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा। यही यह करना चाहता था जर्मन, बिस्मार्क भी करना चाहता था कि ऑस्ट्रिया को प्रसा युद्ध क्या करना चाहता, आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। अतः पूर्व में ही उसने फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थन रहे। इसके लिए उसने फ्रांस को कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। इसने कहा कि फ्रांस को कहा कि हम तुमको कुछ क्षेत्र देंगे। कौन, जर्मन बोला, फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमुलियन, इटली के शासन कौन हुआ करता था, विक्टर इमुलियन से भी संधि कर ली, जिसने अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर आक्रमण करना था।
बिस्मार्क होशियार था। बिस्मार्क किया क्या, इटली से भी जाके समझौता कर दिया। जिस प्रकार से मोदी हैं कश्मीर के 370 को हटाने के लिए क्या करना, सभी देश के जाकर क्या किए, हस्ताक्षर कर लिए, करवा लिए कि हम करेंगे, आप चेंज करेंगे तो आप कुछ बोलिएगा तो नहीं। उस प्रकार से सभी के सहमत लेकर चले आए। उसी प्रकार से यह ऐसे बिस्मार्क भी होशियार था, सभी देशों से पहले ही संधि कर लिया करता था और संधि में यह लिखवा लिया करता था कि हम हमला करेंगे तो आप नहीं बोलिएगा और आपका सैनिक सपोर्ट भी मेरे को चाहिए। तो इसमें इटली को कहा था कि ऑस्ट्रिया के क्षेत्र पर क्या कीजिएगा, आप आक्रमण कीजिएगा। और किससे घोषणा करना है, ऑस्ट्रिया और प्रशा से युद्ध करना है। अतः अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रशा के खिलाफ सेडोबा में युद्ध की घोषणा कर दी। अरे ने क्योंकि प्रशा और ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था, संधि हुआ था कि प्रशा नहीं रोकेगा किसको, जर्मनी को एकीकरण के, इसके नेतृत्व में जर्मनी में एकीकरण नहीं होगा। लेकिन ये संधि को तोड़ते हुए ये सपोर्ट कर रहा था, जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था। तो ये इससे अतत होकर ऑस्ट्रिया को क्या करना पड़ेगा, अब युद्ध को घोषणा करना पड़ेगा। किससे युद्ध लड़ने के लिए, प्रशा से युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध क्या कहलाएगा, सेडोवाना में युद्ध की घोषणा कर दिया। और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस गया। अब ऑस्ट्रिया क्या हो गया, दोनों तरफ से किसके, प्रशा से युद्ध करना भी। और इसके पहले बिस्मार्क ने किसको कह दिया था, इटली को कह दिया कि आप क्या करेंगे, इसके युद्ध की आक्रमण करके युद्ध से घोषणा कर देंगे अपने इस क्षेत्रों में। आप बीच में ऑस्ट्रिया, इधर प्रशा भी युद्ध कर रहा, इधर इटली भी युद्ध करने के लिए तैयार है। अब इसका तो हालत खराब होना ही है। जिस प्रकार से सबका कोरोना वायरस में, सबका लॉकडाउन में सबका हालत ख़राब हो गया, उसी तरीक़ा से ऑस्ट्रिया का भी अब हालत ख़राब होने वाला था। क्योंकि एक तरफ कौन था, एक तरफ प्रशा था और एक तरफ इटली था। और अब करवा रहा था ये कौन, बिस्मार्क करवा रहा था। अब बिस्मार्क अपने सामने नहीं आया, किससे लड़वा दिया, प्रशा को और इटली को। क्या चीज़ लालच देके कि हम आपको एक क्षेत्र देंगे, दोनों से संधि कर कर। इसीलिए तो कहा जाता है बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ थे। इस तरह जर्मनी में एकीकरण का 2/3 काज पूरा हो गया। इस युद्ध में लगभग 2/3 भाग यानी 3 भाग में 2 भाग एकीकरण हो गया। बचा कितना भाग, 1 भाग बचा। कहाँ, जर्मन में एकीकरण के लिए। किसके नेतृत्व में हो रहा था, बिस्मार्क के कूटनीतिज्ञ के नेतृत्व में हो रहा था। शेष जर्मन के यानी 2/3 भाग हो गया। बाकी शेष बचा कितना, 1 भाग। जर्मन के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। 1 भाग किस पर, किसका अधिकार था, ये 1 भाग पर फ्रांस का अधिकार था। अब फ्रांस से हटाने के लिए पहले तो फ्रांस से क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये तो इसके पहले तो किससे लड़ना पड़ा, ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया तो खुद लड़ा नहीं, किसको लड़वा दिया, प्रशा को से, और प्रशा के साथ साथ किससे, प्रशा से और इटली से लड़वा दिया। लेकिन खुद लड़ा नहीं। लेकिन अब फ्रांस से कैसे जीतेगा, ये इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीक़ा से फ्रांस से क्या करता है, ये युद्ध की घोषणा करता है। क्योंकि जर्मन के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर रहा था। क्योंकि दक्षिण रियासत जो था जर्मन के, वो कौन उसमें हस्तक्षेप कर रहा था, फ्रांस। यानी कि वहाँ फ्रांस एकीकरण होने से क्या कर रहा था, बार बार रोक रहा था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभरा गया। स्पेन में जो स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, यानी कि उसमें कौन स्पेन की राजधानी पर, इसके फ्रांस की राजधानी का स्पेन जो था, उस पर कौन राजगद्दी पर बैठेगा, जिस पर प्रशा का राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी था। किसमें कौन बैठने का राजकुमार, किसका राजकुमार, प्रशा का राजकुमार था। परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी को खुलकर विरोध किया। फ्रांस ने इसे विरोध किया कि है कि प्रशा के राजकुमार यहाँ इसके स्पेन के राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। आप लोग मूवी में भी देखते होंगे कि जब राजा, बहुत सारे राजा की मूवी देखेंगे, उसमें राजगद्दी पर बैठने के लिए कितने राजनीतिक कूटनीतिज्ञ होते हैं और किस तरीक़ा से है न पुराने राजा को मार कर हटा दिया जाता है और नए राजा वहाँ पर गद्दी संभालते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कौन हुआ, खुलकर विरोध किया। और प्रशा से इस संदर्भ में एक लिखित वादा किया, प्रशा से लिखित वादा मांगा। कौन,
फ्रांस मांगा। बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया। अब बिस्मार्क तो आपको पहले से जानते हैं कि बिस्मार्क क्या है, कूटनीतिज्ञ है। इसी बात को जिस प्रकार से आप मीडिया में देखते होंगे, एक ही बात को तोड़ मरोड़ के बताया जाता होगा, उसी प्रकार से जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस को ही ले लीजिए, न्यूज़ में कितने तोड़ मरोड़ के बताया गया एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उसी प्रकार बिस्मार्क ने भी क्या किया, इसे तोड़ मोड़ कर प्रेस में बताया, प्रेस मतलब न्यूज़ में बताया, जारी किया कि फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे जब तोड़ मोड़ कर बताया नहीं तो जर्मन में क्या हुआ, इसके विरोधी राष्ट्रवाद जो थे उसने विरोध करने लगा। किसको? जर्मन को ही विरोध करने लगा, जर्मन में ही विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर अब क्या होगा, जर्मन जब विरोध करेगा उसी बात को तोड़ मरोड़ कर बोला जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग गांव में देखते होंगे, बोलता होगा एक बात के लिए लड़ाई हो जाता है, तोड़ मोड़ कर उसी बात को बताया जाता है और लड़ाई हो जाता है, उसको चिढ़ आने के कारण। उसी प्रकार इसको भी चिढ़ आया और 19 जून 1870 को फ्रांस के शासन कौन था? नेपोलियन ने प्रासा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? प्रासा के। अब प्रासा से ही मांग रहा था, लिखित मांग रहा था ना, तो यहाँ फ्रांस के शासन नेपोलियन था, उसने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। कब युद्ध की घोषणा कर दी? 19 जून 1870 में। तो है ना, ध्यान देने योग्य बात यहाँ क्वेश्चन बनता है, कर दी। और सेडौन की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार होगी। इस सेडौन की जब लड़ाई हुआ तो इसमें फ्रांसीसियों का क्या हो गया, हार हो गया। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्र के बीच शांति स्थापित हुआ। और जब हार हुआ तो 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों में क्या हुआ, शांति स्थापित हुआ। इस प्रकार सेडौन के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन हो गया। इस समय फ्रांस क्या था, एक महाशक्ति था, इस महाशक्ति का क्या हो गया, पतन हो गया। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस का पतन कब हुआ, किस युद्ध में हुआ? तो सेडौन के युद्ध में। सेडौन का युद्ध हुआ था कब? 19 जून 1870 को। अब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 10 मई 1871 को का पतन हुआ। दूसरे महाशक्ति जर्मन का उदय हुआ। और यहाँ जर्मन क्या आया, जर्मन तो है जो एक नए शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा था। इस समय जर्मन का उदय हुआ। अंततोगत्वा जर्मनी 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप को राजनीतिक मार्ग पर स्थान दे दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर बन जाता आपको कि जब जर्मन में राष्ट्रीय एकीकरण कब पूर्व संपन्न हुआ? तो 1871 में जर्मन में राष्ट्रीय एकीकरण संपूर्ण रूप से हो गया था और यह मानचित्र पर पूर्ण रूप से जर्मन का आ गया था। अब करा कि इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों का उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इनके कारण राजनीतिक उथल पुथल हुई। आप जानते हैं कि बगल में कुछ होगा, युद्ध होगा, उसके बगल में उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो उसके बगल में उसके प्रभाव बहुत सारे राष्ट्र थे, उस राष्ट्र में भी क्या चीज़ होने लगा, राजनीतिक उथल पुथल, वहाँ भी राष्ट्रीयकरण एकीकरण का राष्ट्रवाद का मांग होने लगा। वस्तुतः इसके मूल में राष्ट्रीयता की भावना एक लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी राष्ट्रवाद का क्या था, परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ओटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को आंतरिक रूप से दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रथा के स्लावा जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। और किसको जन्म दिया? यहाँ सर्बिया को। यहाँ पर गठन करके एक नया राष्ट्र बना, उसका नाम क्या? सर्बिया बना। अब हम लोग देखते हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान में किस तरीक़ा से राष्ट्रीयता का उदय हुआ था? इसी संदर्भ में यूनान राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जा सकता है। यूनान का अपना गौरवमान अतीत था। इसी प्रकार जिस प्रकार से जर्मनी का एक गौरवमान अतीत था, भारत का एक गौरवमान अतीत था जब तक कि अंग्रेज नहीं आए थे, उसी प्रकार से यूनानी का भी क्या था, एक अतीत था, जिसके कारण उसे
पश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनान के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पूर्ण जागरण के काल में इसने प्रेरणा लेकर पश्चात देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान इसके बावजूद भी यूनान किसके था? तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यानी यूनान पर कौन शासन कर रहा था? तुर्की शासन कर रहा था। यानी कि यूनान को किससे युद्ध करना पड़ेगा? तुर्की से युद्ध करना पड़ेगा। क्या चीज़ करने के लिए? एक राष्ट्रवाद करने के लिए, एकीकरण करने के लिए। जिस प्रकार से भारत को इंग्लैंड से युद्ध करना पड़ा था, क्रांति करना पड़ा था, क्या चीज़ करने के लिए? एकीकरण करने के लिए या स्वतंत्र होने के लिए। फ्रांसीसी क्रांति ने यूनानी में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाने जाने के लिए लगे। इसके लिए उन्हें करा कि अब यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति से इन्होंने सीख कर यूनान ने भी तुर्की से भी क्या करने लगा? अब आक्रमण करने लगा, यानी कि युद्ध की घोषणा करने लगा। या कह सकते हैं, युद्ध की घोषणा तो नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि क्या चीज़? क्रांति करने लगा। ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त थे। यानी कि ईसाई कई भागों में बटा हुआ था? 2 भागों में। पहला कौन? ऑर्थोडॉक्स तथा दूसरा कुछ कैथोलिक। तो ऑर्थोडॉक्स किसको? ग्रीक जो थे वो क्या किसको मानते थे? ऑर्थोडॉक्स को मानते थे। और रोमन जो किसको मानते थे? कैथोलिक चर्च को मानते थे। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानते थे। अब रूस और यूनान के लोग किसको मानते थे? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानते थे, कैथोलिक को नहीं मानते थे। अब यही दुनिया ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के धार्मिक युद्ध की घोषणा, या कह सकते हैं धार्मिक क्रांति भी यहीं से शुरू होगा, क्योंकि रूस और यूनान में कौन रहा करते थे? ऑर्थोडॉक्स। और तुर्की में कौन? ग्रीक या तुर्की में कौन रहते थे? और ऑर्थोडॉक्स रहते थे और कैथोलिक चर्च में विभक्त थी। यानी कि रोमन में कौन रहता था? कैथोलिक रहता था। हितोतेरिस फिलाइल नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई। उद्देश्य तुर्की शासन, एक संस्था का स्थापना किया। इस संस्था को स्थापना था तुर्की को क्या करना? तुर्की को शासन के तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करना, यानी यूनान से क्या करना? हटाना। किसको? तुर्की को। इसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्य वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय था, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक तो अपनी सरकार के तटस्थता के बावजूद भी उद्धत थे। इंग्लैंड को महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गए थे। ये जो यूनानियों के लिए ही लॉर्ड बायरन जो क्या थे? यूनानियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इसने यूनानी के स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। और जब इनका क्या हुआ? इम्तिहान हो गया, शहीद हो गए, तो इसकी सहानुभूति के लिए पूरे देश में क्या हो गया? एक अलग पर जिस प्रकार से मोहदी लहर दौड़ा था पूरे देश में, उसी प्रकार के यहाँ भी क्या हो गया था? लॉर्ड बायरन लहर दौड़ उठी। इधर रूस भी अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करा यूनान के बारे में। यूनान जो था विस्फोटक तरीके से, कौन तरीके से? विस्फोटक तरीके से यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। अब यहाँ पर यूनान में और हो गया। तुर्की जब यहाँ पर आवाज़ उठा, ये आंदोलन हुआ, ये आंदोलन को तुर्की बुरी तरह कुचल दिया। और जैसा ही यूनान में तुर्की ने बुरी तरह से कुचला उस क्रांति को, उसमें और क्या हो गया? आग बबूला होकर और क्रोधित होकर और
बड़े बड़े क्रांति करने लगे। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिम्पस्टिलटाउटिक के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार अलेक्जेंडर, रूस का कौन था? जार अलेक्जेंडर। जार कहते कि रूस के साम्राज्य को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। इसलिए इसके आगे क्या लगता है? भारत में साम्राज्य हम लोग बोलते हैं, राजा महाराजा बोलते हैं, लेकिन रूस में साम्राज्य को क्या बोला जाता है? जार। तो इसलिए क्या हुआ, वहाँ के रूस के कौन कहलाएंगे? जार अलेक्जेंडर। व्यक्तिगत रूप से तो यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रिया के प्रतिक्रिया शासन मेटरनिख के दबाव में कारण खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। ये चाहता था कि वहाँ यूनान में क्या हो जाए, तुर्की का शासन खत्म हो जाए, लेकिन ये ऑस्ट्रिया के दबाव में था, क्योंकि ऑस्ट्रिया से संधि किए हुए था। इसके ऑस्ट्रिया के दबाव से यह खुलकर सामने आना नहीं चाहता था। करा कि खुलकर सामने यूनान में का समय खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। जब नया जार निकोलस आया, तो कौन आया? जब नया जार निकोलस आया, अलेक्जेंडर नहीं, अलेक्जेंडर के बाद निकोलस आया, तो उसने खुलकर यूनानी के समर्थन किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ। ग्रेट ब्रिटेन और रूस में क्या हुआ? एक समझौता हुआ। कब? 1826 में, कि वे तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे, और तुर्की यूनान में जो भी विवाद होगा मध्यस्थता करके, यानी कि बीच वाला मेल के, यानी पंचायती करके उसको क्या करेंगे? दोनों को विवादों को निपटारा करेंगे। फ्रांस का राजा चार्ल्स 10वीं, फ्रांस का राजा उसमें कौन था? चार्ल्स 10वीं भी यूनान स्वतंत्रता के दिलचस्पी लेने लगा। अब वो भी चाहता था कि है ना, फ्रांस में क्या हो जाए, यूनान में क्या हो जाए, स्वतंत्रता कायम हो जाए। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस में मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन पूछेगा कि कब तुर्की के खिलाफ है, एक नया तुर्की के खिलाफ है, कौन कौन से देश ने किस सम्मेलन के तहत यूनान का सपोर्ट किए? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का समर्थन किसके यहाँ आ गया? यूनान के पास। ऐसे विरोध किसका कर रहे थे? तुर्की का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे विरोध? क्योंकि यूनान में क्या कर रहा था? तुर्की अपना साम्राज्य बैठाए हुए था, या कह सकते राज कर रहा था। इसको हटाने के लिए कौन सामने आया समर्थन है? इंग्लैंड समर्थन दिया, फ्रांस समर्थन दिया और रूस समर्थन दिया। किसको दिया समर्थन? यूनान को समर्थन दिया। किसके विरोध किसको हुआ? तो विरोध हो गया तुर्की का। तो किसी दो पक्ष में लड़ाई हो रहा है, आप एक के समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरा को खुद ब खुद माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नावारियों की खाड़ी में तुर्क के खिलाफ एकत्र हो गया। कौन तीनों देश के? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के तीनों देशों का सेना कहाँ गया? सेना आ गया खाड़ी में। किसके खाड़ी में? तुर्की के खाड़ी में, यानी कि तुर्की के नज़दीक, यानी कि बॉर्डर पर आ गया। एकत्र हो गए, इकट्ठा हो गए। किसके लिए? युद्ध करने के लिए, कि तुर्की क्या करे, यूनान को स्वतंत्र कर दे, नहीं तो हम इससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र था, और तुर्की का सपोर्ट सिर्फ कौन कर रहा था? मिस्र एक देश कर रहा था। लेकिन यूनान का सपोर्ट कौन कर रहा था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस कर रहा था। यानी युद्ध में मिस्र और तुर्की से सेना बुरी तरह पराजित हुई। यानी कि जब तीन, इधर इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, तीन देश है, और इधर सिर्फ दो देश है, मिस्र और तुर्की है, दो देश है। अगर एक का भी सेना भी आएगा तो इधर तीन सेना है, दो सेना तो ऐसा ही मार के छोड़ देगा जी, है ना। तो इसको तो ऐसा ही है ना, मार के हालत ख़राब करके भेजा देगा। तो इसी तरीक़े से क्या मिस्र और तुर्की का बुरी तरह से हार हुआ, पराजित हुआ। अतः 1839 ईस्वी में एड्रियानोपोलियन की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की के नामात्र की प्रभुता में यूनान को सबायता देने की बात तय हुई। परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड तथा फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इस स्वतंत्रता देश बनाना बेहतर मानते थे। और यह इंग्लैंड और फ्रांस जो था क्या चाहता था? रूस के प्रभाव में आकर, अगर रूस नहीं रहता तो ये इंग्लैंड और फ्रांस खुद यूनान पर कब्जा कर लेता। लेकिन रूस के प्रभाव में आकर, डर से आकर, यानी कि रूस, क्योंकि उस समय रूस क्या था? शक्तिशाली देश था। इसके प्रभाव में आकर वो भी चाहता था कि ये भी क्या बन जाए? स्वतंत्रता देश बन जाए। 1832 ईस्वी में
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा यूनान का स्वतंत्रता कब हुआ, तो 1832 ईस्वी में। तो ध्यान देने योग्य वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान से आप इसको देख सकते हैं। करा बेबेरिया के शासन ओटा को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इस तरह यूनान में रूस का प्रभाव भी जाता रहा। इस तरीक़ा से क्या हुआ, यूनान में भी किसका प्रभाव चला गया जी, रूस का प्रभाव चला गया। दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम लोग इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा हमें, तो आप बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग इसके पार्ट 4 में अगले वीडियो में पढ़ेंगे हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया और का परिणाम। हंगरी में किस तरीक़ा से स्वतंत्रता संग्राम हुआ, पोलैंड में किस तरीक़ा से स्वतंत्रता संग्राम हो गया, बोहेमिया में किस तरीक़ा से स्वतंत्रता संग्राम हो गया, इस सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके सभी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारा प्रश्न को क्या करेंगे जी अच्छी तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे और करेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसी तरह आप बने हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीक़ा से प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। अगर जिस दिन मेरा 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, उस दिन से हम लाइव आकर आपको बोर्ड पर सारा विषय को अच्छी तरीक़े से पढ़ाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को यहाँ शेयर कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।